नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं जन सुराज बिहार के अध्यक्ष मनोज भारती। हम इनसे बेहद तीखे सवाल से शुरुआत करना चाहते हैं। आपके जन सुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी को वहां मारने की साजिश हुई, उन पर गोलियां चली, पत्थर चले और अब पुलिस कह रही है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है और अब अनंत सिंह के बाद पीयूष प्रियदर्शी की भी गिरफ्तारी होगी। तो जन सुराज के अध्यक्ष मनोज भारती कैसे लड़ेंगे अपने प्रत्याशी के लिए और कैसे बचाएंगे जेल जाने से? आपके प्रत्याशी तो मोकामा के जेल जाने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा एविडेंस सामने आया है उसकी बेसिस पे न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए। एफआईआर जिस पर लॉन्च किया गया है, पुलिस ने उस पर 24 घंटे के बाद कार्रवाई की। अगर ऐसा लगता है कि इसमें किसी भी तरह से कोई और इन्वॉल्व है तो उसमें भी पुलिस कार्रवाई होगी, लेकिन पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण ऐसा हो तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और इलेक्शन कमीशन से इस बात की शिकायत भी करेंगे और इल्तिजा भी करेंगे कि कानूनी कार्रवाई को बिना पॉलिटिकल रंग दिए हुए करवाया जाए। मुझे लगता है कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें हमारे उम्मीदवार के ऊपर किसी भी तरह की कोई आंच आने की संभावना नहीं है। और अगर गिरफ्तारी होती है तो जन सुराज इसका विरोध करेगा? निश्चित रूप से। किस तरह के टूल से विरोध करेगा? आप चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे? आप क्या करेंगे? हम जनरली जनतांत्रिक तरीकों से विरोध अपना प्रकट करते हैं और उसमें पहला है प्रॉपर शिकायत पत्र बनाकर इलेक्शन कमीशन को देना और उनसे जाकर मिलना, उनको अपनी बात बताना। उसके बाद जो तरीका है उसके हिसाब से बाकी प्रशासनिक कार्रवाई के लिए हम राज्यपाल जी के द्वारा या फिर मुख्य सचिव के द्वारा या डीजीपी के द्वारा इस मुद्दे को उठाएंगे। इसमें आप हमारा हिस्ट्री भी देख लीजिए, जिस तरह से हमने ऐसे मुद्दों को उठाया है वैसे ही हम इस बार भी करेंगे। आप विभिन्न देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, चुनाव आयोग के अधिकार और चुनाव आयोग के कर्तव्यों को भली भांति समझते जानते हैं। आपको लग रहा है कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसमें चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, जनसुराज तो आरोप लगा रहा है, आरजेडी भी आरोप लगा रहा है, दूसरी कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, तो दूसरी पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं, क्या जनसुराज भी ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है? अभी तक जो कुछ सामने आया है उस पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल तो उठ रहे हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग ने किसी एक दल के साथ या किसी एक गठबंधन के साथ अपनी संवेदना दिखाई है और दूसरों को नजरअंदाज किया है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, जिस पर हमने पहले भी कहा है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें यहाँ हो रही हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री के भाषणों के पहले लोगों को उकसाया जाता है, जिस तरह से महिलाओं के लिए 10-10 हजार रुपए की बेसिकली ये घूस है जो महिलाओं के लिए दिया जा रहा है, इन सारी चीजों पर चुनाव आयोग ने कोई टिप्पणी नहीं की और दूसरे दलों के छोटे छोटे वादों पर वो अगर सवाल खड़ी करेंगे तो ये उचित नहीं है और ये निश्चित रूप से उनके ऊपर संदेह पैदा करता है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछा है चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग मर गया है या चुनाव आयोग जिंदा है, सांसें चल रही हैं। तो आप भी गए चुनाव आयोग के दफ्तर जब आपके प्रत्याशियों को लुभाने या डराने की कोशिश हुई, नामांकन वापस कराने की कोशिश हुई, आपको कैसा रिस्पांस मिला? हमें केवल आश्वासन दिया गया था कि हम इसे देख लेंगे, हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई जिससे हमें ये पता चले कि चुनाव आयोग ने हमारे वक्तव्यों पर या हमारे शिकायतों पर कोई ध्यान दिया हो। तो जहां तक
उन 4 मुद्दों का सवाल है जिस पर हमने प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, उस पर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, यही हम कहना चाहेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष का जो ये आरोप है कि क्या चुनाव आयोग मर गया है या सांसें चल रही हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है बिहार में? हम तो अपनी बात कहते हैं और हम इस बात से खुश नहीं हैं कि चुनाव आयोग ने निश्चित रूप से सरकारी तंत्र की तरफ और सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ पक्षपात रूप ढंग से हमारे साथ पेश आई है और उन्होंने हमारे विषयों का संज्ञान नहीं लिया है। जो कुछ किया गया है, जिसका एविडेंस पेपर्स में आया, मीडिया में आया, उसका भी उन्होंने उचित संज्ञान नहीं लिया और जो कॉशनरी नोट, हिंदी में क्या कहेंगे, जो सावधानी बरतने का जो नोट होना चाहिए था, जो सत्तारूढ़ पार्टी को, गृह मंत्री को, शिक्षा मंत्री को जाना चाहिए था, वो तो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया। ऐसा जरूर होना चाहिए था। यही एक सुदृढ़ और निष्पक्ष चुनाव आयोग की पहचान होती। आपके मोकामा से जो प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, उन्होंने मुझसे खास बातचीत में कहा कि मुझे मारने की साजिश हुई, मेरी हत्या की कोशिश हुई, गोलियां चलाई गई, सुनियोजित तरीके से ऐसी कोशिश की गई कि मेरी गाड़ी को खाई में धकेल दिया जाए और मेरी जान चली। वे कह रहे हैं कि पार्टी मेरे साथ खड़ी है, लेकिन पूरी बातचीत के दौरान मुझे यह दिखा कि आपके प्रत्याशी पर कहीं न कहीं थोड़ी दहशत में है वो। आप वहां गए थे मोकामा और आपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने प्रत्याशी को हिम्मत देने की कोशिश की कि आपको क्या महसूस हुआ, क्या हो रहा है मोकामा में? नहीं, हमारे साथ जो बातचीत हुई उसमें हमारे प्रत्याशी तो काफी सही मानसिक स्थिति में और जुझारू प्रकृति को दिखाते हुए उन्होंने हमारे साथ बातचीत की। मुझे नहीं लगता है कि वो डरे हुए, दहशत है। हाँ, या दहशत में हो। ये है कि जब दो जाने पहचाने बाहुबली दोनों तरफ से खड़े हों और आप एक पढ़े लिखे, काबिल, सुशिक्षित उम्मीदवार की तरह बीच में हो, तो आपके लिए एक दहशत का माहौल तो है ही। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बाहुबलियों को बाहुबलियों से डर नहीं लगता। राजनीति में बाहुबलियों को, जो सीधे सच्चे लोग होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा डर होता है। कलम से डर लगता है। कलम से डर लगता है और जनता उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, इस बात से डर लगता है। जो सीधे सच्चे लोग हैं, काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन तक जनता आसानी से अपना विश्वास जमा सकती है, इस बात से उनको डर लगता है। मुझे लगता है कि मोकामा में भी यही हालत है। दोनों तरफ ही जो बाहुबली है वो जन सुराज के प्रत्याशी से थोड़ा डरे हुए हैं और इस डर में अगर वो कोई गलत कदम उठाते हैं तो हमने उसके लिए प्रशासन को पहले से ही आगाह कर रखा है और उनसे इल्तिजा की है कि हमारे प्रत्याशी को सुरक्षित रखने का सारा प्रबंध किया जाए। आपके प्रत्याशी हैं आपकी पार्टी के दरभंगा में, आर.के. मिश्रा, उन्होंने, हमारी टीम गई, हमारी उप संपादक प्रियंका राय गई वहाँ उनसे बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि हमारे समर्थकों को डेली बेसिस पर धमकी दी जा रही है। मुझे सीधे धमकी नहीं दी जा रही है, मैं यहाँ दरभंगा में आईजी रहा हूँ, लेकिन मेरे समर्थकों को रोज धमकी दी जा रही है। और भी कई प्रत्याशियों ने बताया कि सीधे उनको धमकी नहीं दी जा रही है, लेकिन उनके जैसे कि आपके जो मटिहानी से जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर अरुण कुमार, उन्होंने मुझे बताया कि उनके एक समर्थक जो दूसरी पार्टी में थे, दूसरी पार्टी से जनसुराज में आए और उन्होंने अपना समर्थन दिया उन्हें, उनके घर में रात में पुलिस पहुंची और पूरे उनके घर को में तलाशी ली, हालांकि मिला कुछ नहीं, दहशत टेरर क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो ये जो जनसुराज के प्रत्याशियों, जनसुराज के समर्थकों को कहीं न कहीं डराने की जो शिकायतें मिल रही हैं, हमें मिल रही हैं तो आपको भी मिल रही होंगी, उन पर अब क्या करेंगे? मुझे खुशी है कि आपने इस बात को यहाँ रखा है। मुझे उम्मीद है कि ये बात जनता तक भी पहुंचे
और शासन के गलियारों तक भी पहुंचे। वो सब इस बात को समझ लें कि जनता अब जागरूक हो चुकी है। और कहते हैं ना, सितार के तार को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए। आप जनता के भरोसे को, जनता के की सहन शक्ति को इतना ज्यादा मत तोड़िए कि वो नेपाल जैसी हालत आपके कारण हो जाए। लोगों को ये भरोसा हो कि शासन भी काम कर रहा है, गणतंत्र भी काम कर रहा है। अगर लोगों का विश्वास इस पर से उठ गया तो शासन बहुत दिनों तक अपने बदौलत नहीं रह पाएगा, अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाएगा। मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप जनता की सहन शक्ति को कम मत आंकिए और उन पर गलत इल्जाम, गलत तरह से दबाव मत डालिए। जनता सब समझ गई है और ज्यादा दिन तक चुप नहीं रहेगी। आपको लग रहा है कि भारत में भी वैसे हालात बन रहे हैं, जेनजी सड़कों पर उतर जाए, एनार्की की स्थिति बन जाए? क्या सिस्टम पर भरोसा युवाओं का कम होता जा रहा है? भारत की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन बिहार जो कि नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ है, यहाँ पर तो युवाओं की हालत वैसे ही है या उससे भी बदतर है जिस पर नेपाल में ये प्रॉब्लम्स शुरू हुई। युवा बेरोजगार हैं, युवाओं को वो आउटलेट नहीं मिल रहा है जहां पर उनकी क्रिएटिव एनर्जी को सही ढंग से उपयोग में लाया जाए। उनके लिए रोजगार नहीं है। मैं अब तक लगभग पूरे बिहार में घूम चुका हूँ। युवाओं की हालत देखकर बिल्कुल मन महसूस कर रहना पड़ता है कि या तो वो पढ़े लिखे नहीं, या अगर वो 10वीं भी पास हैं, 12वीं भी पास हैं, तब भी उनको एक सेंटेंस अंग्रेजी छोड़िए, शुद्ध हिंदी लिखने नहीं आता है, न बोल सकते हैं। ये कैसी पढ़ाई है? किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है यहाँ? और उसके बाद ऐसे जो युवा हैं, उनको अगर मजदूरी करने के लिए भी मिल जाए तो उनके लिए सौभाग्य है, क्योंकि उनके और कोई काम तो मिल नहीं सकता है, कोई स्किल नहीं है उनके पास। तो पिछले 35-40 सालों से कम पिछले 20 सालों से जो सरकार स्थिर है, वो अब तक क्या कर रही है इन युवाओं के साथ, ये सोचना भी बड़ा मुश्किल लगता है। और इस स्थिति में मुझे तो लगता है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कब युवाओं के धैर्य का बांध टूट जाए, कब उनको लगने लगे कि ये जो लोग हैं, ये इतने दिनों से हमें धोखा देते आ रहे हैं, हमारे दादाओं को धोखा दिया, हमारे पिता लोगों को धोखा दिया, अब हमको धोखा देने पर लगे हुए हैं। क्योंकि आप देखिए, 40 साल पहले जो आदमी 20 साल का था, उसकी स्थिति भी वही थी। ये देखिए, हमारे ट्रेनी रिपोर्टर हैं, यूपीएससी की तैयारी करते थे, अभी इन्होंने पत्रकारिता ज्वाइन की है और यूपीएससी कहा है कि हम चुनाव के बाद पढ़ाई भी करेंगे और पत्रकारिता भी करेंगे। इनका एक सवाल है, जब मैं यहाँ आ रहा था तो इन्होंने कहा कि यह सवाल जरूर पूछिएगा। इनका सीतामढ़ी में कहीं गांव है जी। इनका नाम है अली। तो अली असद का सवाल ये है कि मेरे गांव में जब मैं गया तो वहाँ कुछ मुस्लिम लड़कों ने मुझसे पूछा कि वे पढ़े लिखे हैं, कि यह गांव पारंपरिक रूप से आरजेडी का वोटर रहा, लेकिन इस बार वहां के कुछ पढ़े लिखे मुस्लिम युवा चाहते हैं कि जनसुराज को वोट करें, लेकिन वो यह भी चाहते हैं कि अपने गांव को कन्विंस करें कि वो गांव क्यों वोट करे इस बार जनसुराज को। तो इनका सवाल, असद अली का सवाल यह है कि कैसे वो बताएं अपने गांव को कि जनसुराज को वोट मुसलमानों को करना चाहिए। बहुत सिंपल सी लॉजिक है, जिसको पहले प्रशांत किशोर जी ने भी बताया है, उसको मैं दोहरा देता हूं। मुसलमानों को, स्पेशली बिहार में मुसलमानों को इस बात का खतरा है कि कहीं बीजेपी ना जीत जाए, और वो इस चक्कर में एक पॉइंट भूल जाते हैं कि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 40% हिंदू वोटर्स का ही वोट मिलता है, केवल 40%। बाकी जो 60% हिंदू वोटर्स हैं, वो कहीं और वोट देते हैं। उनमें से अगर हम 20% को भी अपने पास ले आए और 20% मुसलमान हमारे साथ जुड़ जाएं, तो हमें मेजॉरिटी में आने से कोई नहीं रोक सकता।
40% वोट के लिए अगर हम उनको ये विश्वास दिला दें कि 20% हिंदुओं का वोट हमारे पास है, आप सब हमसे जुड़ जाइए, केवल इतना ही बताने की बात है कि हिंदुओं में सारे हिंदुओं की जरूरत नहीं है हमें, केवल 20-25% हिंदू हमसे जुड़ चुके हैं। अब आप अगर हमसे सब जुड़ जाएं तो सत्ता आपके हाथ में है, सत्ता जनसुराज के हाथ में है, इतना ही कहने की जरूरत है। और इस बार उस धोखे में नहीं जाना है कि आप बीजेपी के डर से एक ऐसी पार्टी के पास चले जाएं जिन्होंने आपको डोर मैट की तरह भी नहीं इस्तेमाल किया है ठीक से। उन्होंने केवल आपको बरगलाया है। आपके यहाँ तो वो जाते भी नहीं है उनके उम्मीदवार, वो ये सोचकर नहीं जाते हैं कि जाएगा कहां, देना तो उसे वोट हमें ही है, ये ग्रांटेड लेता है। और ये मानसिकता इस बार बदलनी चाहिए क्योंकि आपके पास एक नया विकल्प आया है। उन्हें इस बात का डर होना चाहिए कि अगर उन्होंने आपको सही भागीदारी नहीं दी तो आप किसी तीसरे फ्रंट के पास चले जाएंगे। ये जनसुराज का असर है, ये जनसुराज का दायित्व है कि हम माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को वो एक ऑल्टरनेटिव प्रदान करें और उनको भरोसा दिलाएं कि इनफ नंबर ऑफ मुस्लिम्स, इतनी संख्या में हिंदू हमसे जुड़ चुके हैं कि अब आप अगर हमारे साथ जुड़ जाएं तो सत्ता जनसुराज और जनता के पास होगी, मुसलमानों को उसमें सही भागीदारी मिलेगी। तो सुना आपने जनसुराज के बिहार के अध्यक्ष मनोज भारती को। अगर कोई सवाल छूट गया हो तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। जब अगली बार बात होगी हमारी मनोज भारती जी से तो हम जरूर पूछेंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।